दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम एक डिस्प्यूट को एनालाइज करने वाले हैं। ये डिस्प्यूट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी के बीच में होने वाला डिस्प्यूट है। एक तरफ है दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस और दूसरी तरफ है दोस्तों एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसका इंपैक्ट इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण घटना है और इस पर दोस्तों आपका एक अच्छा ओपिनियन डेवलप होना चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या ऐसे भी सामान्य ज्ञान के तौर पर आपको इस बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों इस इशू को हम कवर करेंगे तीन तरीके से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ओवरऑल डिस्प्यूट है किस बारे में। उसके बाद से दोस्तों देखिए अमेजॉन जो है वो एक तरीके से बाहर की कंपनी है लेकिन उसने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप जो दोनों इंडिया की कंपनी है उनके बीच में जो डील हो रहा है इस डील को रुकवा दिया है। तो आखिर एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है या फॉरेन कंपनी है वो किस तरीके से हमारे देश की ही जो दो कंपनियां उनके बीच में होने वाली डील को रुकवा रहा है या किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, इसको समझना काफी जरूरी है। इसको भी मैं अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए जो सारा डिस्प्यूट चल रहा है आखिर इससे अमेजॉन को क्या मिलने वाला है, रिलायंस को क्या मिलने वाला है, आखिर दोनों आपस में क्यों इतना भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इन सब चीजों को भी मैं अपने इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं 100 रुपीज का हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद के। इस सब्सक्रिप्शन की पेमेंट आप दोस्तों डायरेक्टली हमारे यूपीआई आईडी kanpaeducation@ybl पर कर सकते हैं। यह धनराशि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इससे अच्छा कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। दोस्तों देखिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एक्चुअली में फ्यूचर ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में दोस्तों काफी सारी सब्सिडियरी कंपनीज हैं। अब दोस्तों उसी में से एक कंपनी है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल जो दोस्तों कंपनी है वो एक तरीके से उसके पास काफी सारे अपने स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, जैसे बिग बाजार इसका एक एग्जांपल हो गया। इसके काफी सारी दुकानें पूरे भारत में हैं और काफी बड़े बड़े मॉल हैं इसके। ये दोस्तों कस्टमर्स को एफएमसीजीज, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक ये सारा कुछ बेचती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोस्तों ये घाटे में चल रही है और फ्यूचर रिटेल कंपनी पर लगभग 12,000 करोड़ का कर्जा है। और दोस्तों ओवरऑल जो फ्यूचर कंपनी है उस पर भी काफी ज्यादा इसे कर्जा है। तो यहां पर दोस्तों देखिए फ्यूचर रिटेल कंपनी ये चाहती है कि अपने कुछ एसेट्स वो रिलायंस कंपनी को बेच दे और उससे अपना कर्जा चुका ले। उसके बाद जो बचा कुचा पैसा होगा उससे वो इन्वेस्ट करे और आगे अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। तो ये पूरा एक तरीके से फ्यूचर कंपनी का अपना एक तरीके से प्लानिंग है। और यहां पर दोस्तों आरआईएल और फ्यूचर रिटेल दोनों ही इसके लिए एग्री हैं लेकिन अमेजॉन जो है वो ऐसा नहीं होने देना चाहता। और यहां पर दोस्तों इसी चीज को रोकने के लिए अमेजॉन जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में गया और उसने एक वहां केस फाइल कर दिया। अब दोस्तों इसी केस की सुनवाई हुई और इसमें सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इंटरिम रिलीफ दिया है अमेजॉन को। और ये इंटरिम रिलीफ कैसे दिया है, तो उसने रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में होने वाले डील को ब्लॉक कर दिया। और यहां पर दोस्तों इस डिसीजन से अब अमेजॉन काफी खुश है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर अमेजॉन इस डील में आ कैसे गया और इसको यह अधिकार कहां से मिला कि हमारे देश की दो कंपनियां अगर आपस में डील कर रही हैं तो उसमें यह कैसे इंटरवेन कर रहा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों इसका कारण यह है कि अगस्त 2019 में एक बिजनेस डील साइन हुई थी अमेजॉन के बीच में और फ्यूचर ग्रुप का एक कंपनी है फ्यूचर कूपन, इसमें और अमेजॉन में एक डील साइन हुआ। और दोस्तों इस डील के अकॉर्डिंग अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन कंपनी का तकरीबन 49% शेयर खरीद लिया। इसी डील के अकॉर्डिंग दोस्तों अमेजॉन के पास फ्यूचर रिटेल कंपनी जो एक्चुअली में अभी रिलायंस के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है उसके 5% शेयर भी दोस्तों अमेजॉन ने खरीद लिया। अब दोस्तों देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन प्रॉब्लम कहां खड़ी हो रही है, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है नॉन कॉम्पीट क्लॉज के कारण। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये नॉन कॉम्पीट क्लॉज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी मार्केट में अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए जो उसके जैसे एक तरीके से काम करने वाले पार्टनर हैं उनको अपना एक तरीके से इंगेज करेगी, अपना पार्टनर बनाएगी और उनसे
एग्रीमेंट पे साइन कराएगी कि आप हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ जाके इंगेज नहीं होंगे। मैं यहां पर आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूं और इस पे मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे साथ कोई और आता है कोलैबोरेट करके काम करने, तो मैं उसके साथ एक नॉन कंपीट क्लॉज साइन कर सकता हूं कि देख भाई आप मेरे साथ काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जाकर काम नहीं करेंगे, आप वहां पर ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरा मार्केट में कंपटीशन बढ़े। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो वो होगा नॉन कंपीट क्लॉज, उसको हम नॉन कंपीट क्लॉज कहते हैं एग्रीमेंट में। अब दोस्तों देखिए, वो कोई साइन करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन यहां पर मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा। अब दोस्तों देखिए, ये जब एक्चुअली में क्लोज पे एग्रीमेंट हो गया है फ्यूचर रिटेल और एक तरीके से आप कह सकते हैं अमेजोन के बीच में, तो यहां पर इस क्लोज में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है, और वो बात ये है दोस्तों कि अमेजोन ने ये लिखवाया है कि फ्यूचर रिटेल जो कंपनी है वो एक्चुअली में रिलायंस और रिलायंस जैसे जो 30 एंटिटीज हैं उनके साथ किसी भी तरीके का डील जो है फ्यूचर में नहीं करेगी। अब दोस्तों अमेजोन के द्वारा एग्रीमेंट में ऐसी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाई गई हैं वो सही है या गलत, इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। और दोस्तों ये डिस्प्यूट जो है सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर में क्यों पहुंचा, तो देखिए दोस्तों एग्रीमेंट में अगर ऐसा लिखवाया गया होगा कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस पर जो जजमेंट देगी उसको आपको मानना होगा, और दोनों पार्टी ने इसके लिए एग्री कर लिया होगा, तब तो दोस्तों ये जो एक तरीके से जजमेंट है अच्छे तरीके से एनफोर्स हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो ये काफी अच्छा एविडेंस का काम करेगा हमारे देश की कोर्ट में, क्योंकि हमारे देश की जुडिशियरी स्लो है, तो अगर वहां से हम काफी सारे फैक्ट को वेरीफाई करके मतलब वो अमेजोन लाती है और उसको एक तरीके से पेश करती है, तो उसको काउंटर करना हमारे देश की जुडिशियरी के लिए आसान नहीं होगा। और दोस्तों जजमेंट भी ऐसे ही होते हैं, कई सारे इश्यूज जो एक्चुअली हमारी जुडिशियरी में कवर नहीं किए जाते, उसके लिए हम दूसरे देश में क्या उस टॉपिक पर जजमेंट हुआ है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस चीज का होने का प्रैक्टिकल फायदा अगर ना भी हो तो इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। और अगर एग्रीमेंट में डिसाइड होगा कि भाई यहां जो जजमेंट आएगा उसको मानना ही होगा, तब तो भाई मानना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आखिर ये डिस्प्यूट हो क्यों रहा है दो बड़े जायंट्स के बीच में, एक एशिया का और दूसरा वर्ल्ड का, तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका कारण काफी सिंपल है, पैसा ही इसका कारण है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो इंडियन रिटेल सेक्टर है वो दोस्तों अभी 0.7 ट्रिलियन यानी कि $700 बिलियन का है, और 2025 तक ये $1300 बिलियन यानी 1.3 ट्रिलियन का हो जाएगा। अब दोस्तों इस मार्केट का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए यहां पर जो रिलायंस है वो बिग बाजार के जो मॉल्स हैं उनको एक्चुअली खरीदना चाहता है ताकि उसका नेटवर्क स्ट्रांग हो, और यहां पर अमेजोन जो है वो भी रिटेल का काम करता है, तो वो भी चाहता है कि इस मार्केट का ज्यादा से ज्यादा शेयर वो उठाए, और इसके कारण जो उसको हथकंडे एक तरीके से अपनाने पड़ेंगे दूसरे अपने कॉम्पिटिटर को दबाने के लिए वो बिल्कुल उठाएगा। बिजनेस में तो ये होता ही है, तो सेम चीज दोस्तों यहां पर भी हो रही है। आप ये समझिए दोस्तों मुकेश अंबानी जो है जेफ बेजोस को रिप्लेस भी कर सकते हैं और खुद नंबर 1 रिच मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकते हैं अगर यहां पर वो एक तरीके से अपना जो आधिपत्य है वो जमा लेते हैं इस सेक्टर में। तो आप समझ सकते हैं कि वाकई ये कितनी बड़ी एक तरीके से पदवी है जिसके लिए फाइट दोनों एक तरीके से स्टेक होल्डर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स में भी काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा। आज के समय 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग $79 बिलियन का हमारा ई कॉमर्स है, आगे जाकर 2023 तक ये $188 बिलियन का होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों ये ओवरऑल इशू है। इसके अलावा दोस्तों देखिए एनालिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है, आप यहां पर इस स्क्रीन को रोक करके इन इंपॉर्टेंट एक तरीके से बातों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे वीडियो में मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, तो जो अब तक की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये कि फ्यूचर और रिलायंस दोनों ही इस वर्डिक्ट के खिलाफ जो है अपील करने वाले हैं, और अमेजोन के खिलाफ एक्चुअली केस भी फाइल होगा, और ये दोनों साथ में मिलकर के अमेजोन के खिलाफ जो एक तरीके से अभी जो जजमेंट आया है उसको रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए एग्रीमेंट में ये डायरेक्टली एनफोर्सिएबल का प्रोविजन है या नहीं, इसके बारे में मुझे एक्चुअली में पता नहीं है। अगर दोस्तों जैसे ही न्यूज में कोई अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग, वैसे ही मैं एक्चुअली में यहां पर इस चीज को मैं जरूर आपको बताऊंगा। यहां पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि सिंगापुर में जाके दोबारा अपील कर रहे हैं तो इसका मतलब एनफोर्सिएबल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली में यहां पर क्या दिक्कत
दिक्कत है, पूरा ओवरऑल जो है ट्रस्ट का मैटर है। रिलायंस को भी बाहर से पैसा उठाना होगा, इन्वेस्टर्स के काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे, तो उसका भी जो एक तरीके से ट्रस्ट का जो इमेज है वो खराब ना हो, इसके लिए यहां पर उसी कोर्ट में जाकर के अपने जो प्रतिद्वंदी हैं यानी कॉम्पिटिटर हैं उनको एक तरीके से खारिज करना काफी जरूरी है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए और फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो बिजनेस जो है ट्रस्ट पे चलता है और उसी ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर भले जजमेंट एनफोर्सिएबल हो या ना, उसका मतलब नहीं रह जाता। अगर यहां पर आपकी हार हुई है तो आपको उसको रिस्पॉन्स करना ही होगा, अगर आप नहीं करते तो आपको हारा हुआ माना जाएगा और किसी और इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो आप पर होगा नहीं, तो फिर वो पैसा लगाएगा नहीं। इसीलिए ये पूरा गेम जो है ट्रस्ट का चल रहा है। यहां पर कोई भी इस बात से ये नहीं कह सकता कि इस कोर्ट का जो है जजमेंट वो एनफोर्सिएबल है या नहीं। जब तक एग्रीमेंट से ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। अब दोस्तों ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। मैं आप सबका इस टॉपिक पर ओपिनियन जानना चाहता हूं। आप आखिर किसे सपोर्ट करते हैं, जेफ बेजोस को या मुकेश अंबानी को, और आपका इसके पीछे कारण क्या है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आई होप दोस्तों आप हमारे लिए ये करेंगे ताकि हमें भी कुछ आपसे सीखने का मौका मिले और आपके ओपिनियन को हम भी समझ सकें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।